हेलो एवरीवन। सो अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ जेड इफ़ेक्टिव। तो जेड इफ़ेक्टिव क्या होता है ना कि हमारे पास दो टाइप ऑफ सिस्टम है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इफेक्टिवली अट्रैक्ट करता है जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन फिर एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, इसमें क्या होता है ना कि एक ही न्यूक्लियस है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन तो है, लेकिन फिर क्या हो रहा है ना कि बाकी के इलेक्ट्रॉन ये इसको रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और अदर इलेक्ट्रॉन्स के चलते रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके चलते क्या होता है ना ये जो अट्रैक्शन होता है ये कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर किसी एलिमेंट का Z20 है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसको 20 इसका जो Z होता है वो 20 होना चाहिए था। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा ना, ये जो Z होगा 20 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Z इफेक्टिव हो जाएगा Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्लैटर्स कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करता है वो एनसीईआरटी में नहीं है, उसको याद नहीं रखना है। बस हमें इतना ही याद रखना है कि जो Z इफेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा S ब्लॉक का होता है, और Z इफेक्टिव और फिर P ब्लॉक होता है, उसके बाद D ब्लॉक एंड लास्टली F ब्लॉक होता है। ये ऑर्डर याद रखना है क्योंकि जो S ब्लॉक है ये होता है स्फेरिकल होने के चलते इसका जो Z इफेक्टिव है ये सबसे अच्छा होता है, मैक्सिमम Z इफेक्टिव होता है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हो क्या? इसमें इतना ही करना था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स क्या होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम लोग ट्रेंड्स के लिए ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? Z इफेक्टिव का ही बात करते हैं। तो Z इफेक्टिव जो होता है वो स्मॉल साइज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉल साइज़ कैसे होगा? पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उसका साइज़ डिक्रीज़ होगा, और साइज़ डिक्रीज़ होने के चलते Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो Z इफेक्टिव डिक्रीज़ हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें ये भी पता होगा ना कि जो साइज़ होता है वो पॉजिटिव चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लाइक लार्ज साइज़ जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है एलिमेंट उतना ही छोटा होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है ना कि एक न्यूक्लियस है, उसके आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर क्या हो रहा है ना कि मान लो एक सेल्स है और दूसरा सेल्स है, एक सेल्स है और दूसरा सेल्स है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, तो इसका एक सेल्स कम होते जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो इसका साइज़ है वो छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो Z इफेक्टिव है Fe+3 का, इसका चार्ज ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका जो साइज़ है ये छोटा होता जाएगा और Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा होता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स है, एक सेल्स दिया दूसरा सेल्स दिया, तो जब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तभी ना वो नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होने के चलते क्या होगा कि Z इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, Z इफेक्टिव O माइनस का ज़्यादा होता है O2 माइनस से, और Fe+3 का ज़्यादा होता है Fe+2 से। तो बस इतना याद रखना है कि जो Z इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्मॉल साइज़ का फैक्टर आपको याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज़ स्मॉल होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो साइज़ लार्ज होगा। ओके, फिर यही सब है। उसके बाद फिर आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के जो यहाँ पे न्यूक्लियस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं।
और उसके बाद लिखा है कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सारे चीज़ बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए इनका हम लोग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इसका 2 रीज़न है। पहला क्या है कि एटम्स इज़ टू स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्या होता है कि एटम्स के पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, लाइक एटम का बाउंड्री नहीं है और वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें इसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई फाइंड करते हैं, लाइक कोवेलेंट रेडियाई, मेटलिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। ओके, तो फिर एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं कि इसका डेफिनेशन है कि ये हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बाउंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 2 एटम्स के बीच में, एक एटम 2 एटम दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, इसी को हम लोग कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये 2 एटम्स है, 1 एटम 2 एटम्स, इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका जो कोवेलेंट रेडियाई क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बाई 2। जो होमो एटमिक होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को, जैसे 2 एटम्स है A एंड B, सॉरी दोनों A है, दोनों होमो एटम्स है, एग्जाम्पल H2 है, F2 है, Cl2 है, तो इसका जो एटम जो कोवेलेंट रेडियाई होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस DA/2, ये हो गया होमो के लिए। और हेट्रो जो होता है कि 2 एटम A और B है, 2 एटम्स है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 और ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए हो जाएगा कोवेलेंट रेडियाई, उसमें 2 आता है, एक हेट्रो एटमिक, दूसरा होता है होमो एटमिक। कोवेलेंट रेडियाई में पहले हो जाएगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसमें होमो एटमिक का केस हो जाएगा, हेट्रो एटमिक का केस हो जाएगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये हो गया कोवेलेंट रेडियाई जो फर्स्ट। ये किस में होता है, कोवेलेंट रेडियाई जो होता है 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, दोनों नॉन मेटल बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये बेसिकली शेयरिंग से बनता है। ये इसके बारे में डिटेल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। फिर होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 एटम्स बाउंडेड बाय मेटेलिक बॉन्ड, मतलब 2 एटम्स है, दोनों मेटेलिक बॉन्ड से जब बॉन्डेड है तो इसका हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के बीच में हाफ डिस्टेंस जो होता है d/2, इसी को हम लोग मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल्स के बीच में, 2 मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, और दोनों डिस्टेंस जो होता है न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। फिर वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई जो होता है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन बॉन्डेड स्टेट, मतलब जब नॉन बॉन्डेड स्टेट होता है ना उस केस में लगता है, लाइक देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, और इसका जो हाफ ऑफ डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग वंडरवॉल रेडियाई कहते हैं, d/2। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है वंडरवॉल रेडियाई, क्योंकि ये दोनों नॉन बॉन्डेड के बीच में है। उसके बाद मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई में क्या होता है ना कि बॉन्डिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्डिंग हो रहा है ना, यहाँ बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों एटम जो है वो ओवरलैप नहीं किए, वो अलग अलग है, मतलब लाइक जॉइंट है लेकिन अलग अलग। और इसमें जो वंडरवॉल रेडियाई में एटम दूर दूर रहता है तो इसका जो बॉन्ड होगा ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। और मेटेलिक के केस में क्या होता है कि एटम जो है वो ओवरलैप नहीं है, बस सटे हुए हैं एक दूसरे से, लाइक ऐसे जॉइंटेड है, ओवरलैप नहीं किए हुए, इसीलिए ये जो मेटेलिक रेडियाई होगा ये वंडरवॉल रेडियाई से छोटा होगा लेकिन कोवेलेंट रेडियाई से बड़ा होगा। जो कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है ना कि 2
एटम्स और दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करे हुए हैं, इसीलिए सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियाई, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियाई, उसके बाद मेटलिक रेडियाई और उस सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल्स रेडियाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका साइज़ सबसे ज़्यादा किसका होता है। और याद रखना है कि जो कोवेलेंट रेडियाई होता है वो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, मेटलिक रेडियाई मेटल्स के बीच में होता है, और जो वैन डेर वाल्स रेडियाई ये गैसेस के बीच में, बेसिकली नॉवल गैस के बीच में होता है। उसके बाद फिर जनरल ट्रेंड्स देखना है। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या होता है ना कि जो नंबर, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के चलते क्या होगा कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। इसीलिए लेफ़्ट टू राइट जाने से जो एटॉमिक रेडियाई है वो छोटा हो जाएगा। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा कि हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें सेल्स ऐड हो रहे हैं, लाइक पहले 1 सेल था, फिर 2 सेल हुआ, ऐसे करके सेल्स ऐड होंगे, तो ऑब्वियसली जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के चलते, और टॉप टू बॉटम जो होता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है, एस ब्लॉक में होता है, उसके बाद पी ब्लॉक में होता है, उसके बाद डी ब्लॉक में, और सबसे कम एफ ब्लॉक में होता है। तो डी ब्लॉक में जो शील्डिंग इफेक्ट है कम होने के चलते क्या होता है ना कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है और इसके छोटा इलेक्ट्रॉन है जो इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डी ब्लॉक में ये जो शील्डिंग है ये अच्छे से नहीं होता है, प्रॉपर शील्डिंग नहीं हो, पुअर शील्डिंग हुआ। पुअर शील्डिंग के चलते क्या होगा ना कि जो 4p और 5p का साइज़ इक्वल हो जाएगा, लाइक सेल्स बढ़ेगा लेकिन साइज़ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट के चलते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा 3D का होगा, साइज़ सबसे छोटा 3D का होगा, फिर 3D से 4D जा रहा है तो ठीक है साइज़ बढ़ना चाहिए, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, तो ये तो सही हो रहा है कि 3D से 4D गए तो साइज़ बढ़ा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए ना कि जब 4D से 5D में जा रहा है, 4D टू 5D, सबसे पहले 3D है, उसके बाद 4D, फिर 5D, तो हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ बढ़ना चाहिए राइट। तो यहाँ तो हो रहा है कि 3D से 4D जा रहा है तो साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन 4D और 5D के बीच में क्या आ गया ना, पुअर शील्डिंग आ गया। पुअर शील्डिंग के चलते क्या हुआ, ये दोनों का साइज़ इक्वल हो गया, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 3D से बड़ा होता है 4D, लेकिन 4D और 5D का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। फिर एटॉमिक रेडियाई का ये सब ऑर्डर तो आता है, पीरियड का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन नॉवल गैसेस सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें वैन डेर वाल्स रेडियस है, लाइक हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो हम लोग लिथियम से लेके फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, तो हम लोग लिथियम से लेके नियॉन तक जा रहे थे, तो साइज़ हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा होना चाहिए, वो चीज़ हो रहा है क्योंकि लिथियम जो है वो बड़ा है फ्लोरीन से। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं ना, क्योंकि उनके पास वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है, इसीलिए वैन डेर वाल्स रेडियाई के चलते इनका जो साइज़ है ये मैक्सिमम हो गया। फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नोबल गैसेस है, नोबल एलिमेंट, इनका जो साइज़ है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम साइज़। इसके बाद ग्रुप 13 का साइज़ है, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग लाइक क्या हो रहा है कि हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पहले है बोरॉन गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम है, बोरॉन गैलियम और एल्यूमिनियम, तो इसमें हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ बढ़ना चाहिए राइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल आ रहा है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, पुअर शील्डिंग के चलते जो एल्यूमिनियम का जो साइज़ होता है, बोरॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, तो हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए राइट, साइज़ बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है गैलियम में आ जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है कि एल्यूमिनियम का साइज़ जो है वो गैलियम से इंक्रीज़ हो जाएगा, लाइक सबसे पहले बोरॉन है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, सबसे छोटा बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम,
होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो क्या जाता है कि गैलियम का जो है उसके बाद आ जाता है, लाइक पहले बोरॉन, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। पुअर शील्डिंग के चलते जो बोरॉन और गैलियम का जो साइज़ है, एल्यूमिनियम और जो गैलियम का साइज़ है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। होना चाहिए गैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, लेकिन जो रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में गैलियम छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम है जो है वो गैलियम से बड़ा हो जाता है। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार नीट का PYQ शायद ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही साइज़ का डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया था। तो आपको याद रखना होगा कि पहले बोरॉन होता है, फिर गैलियम होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, उसके बाद थैलियम। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक रेडियाई का। तो आयनिक रेडियाई जो है हमने अभी पढ़ा जेड इफेक्टिव के टाइम कि जो जेड इफेक्टिव होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लार्ज साइज़। ओके, लार्ज साइज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, राइट। नेगेटिव का साइज़ बड़ा होगा, पॉजिटिव का साइज़ छोटा होगा। तो इसमें हैं कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लाइक नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। तो ये इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जैसे सोडियम प्लस ज़्यादा बड़ा होगा एल्यूमिनियम प्लस से। तो यही हम लोग को साइज़ देखना है कि नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज़ बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज़ छोटा होगा। इसी बेसिस पे हम लोग को आयनिक रेडियाई को अरेंज करना होता है। सबसे ज़्यादा जो रेडियाई होता है वो कैटायंस का, सबसे ज़्यादा रेडियस एनायंस का होता है, नेगेटिव चार्जेस का, फिर न्यूट्रल स्पीसीज, और सबसे कम होता है पॉजिटिव चार्जेस का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एनायंस है, फिर न्यूट्रल स्पीसीज है, और सबसे छोटा है कैटायंस। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें फ्लोरीन +2 और फ्लोरीन +3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फ्लोरीन +2+ है इसका साइज बड़ा है रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन +3, क्योंकि इसमें बस फ्लोरीन बोले आयरन +2 का साइज़ जो है वो बड़ा है आयरन +3 से, क्योंकि जो आयरन है +2 फॉर्म में इसका साइज़ आयरन प्लस है, इसमें 2 ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और आयरन +3 जो है इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसीलिए जो साइज़ होगा आयरन +2 का वो बड़ा होगा रिस्पेक्ट टू साइज़ ऑफ आयरन +3। ये दिया हुआ एग्जाम्पल में आयरन +2 है, तो इसका जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ का, तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो आयरन +3 का ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू आयरन +2।